प्रिय छात्रों, अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। टेंस, काल। अंग्रेजी भाषा सीखने में टेंस का बहुत बड़ा महत्व है। टेंस को ग्रामर की कुंजी कहा जा सकता है। यदि आपकी समझ में टेंस नहीं आया है तो आप ग्रामर की अधिकांश चीज़ें आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। आप आगे ग्रामर में बढ़ ही नहीं सकते हैं। ना हाई स्कूल स्तर के ना इंटर स्तर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो या कोई ट्रांसलेशन करना हो। बिना टेंस के ज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेंस का शिक्षण कार्य कक्षा 6-7 से शुरू होकर के इंटर तक चलता रहता है। अगर जो लड़के अच्छे IQ के होते हैं वह जूनियर क्लासों में ही समझ लेते हैं, नहीं हाई स्कूल तक समझ में आ जाता है। और जिनका IQ कम होता है वो इंटर में जाके समझ पाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टेंस में केवल समझने की चीज़ होती है। इसमें मेन चीज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो चीज़ों का एक समझना होता है किसमें क्या प्रयोग होता है। बाकी सेंटेंस को बनाने में सभी के लिए नियम एक से होते हैं। तो चलते शुरू करते हैं हम। टेंस माने काल, समय। 3 प्रकार का समय होता है। एक जो चल रहा होता है, दूसरा जो बीत चुका होता है, तीसरा जो आगे आने वाले समय में आएगा। तो जो चल रहा होता है समय उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल। मोटी मोटी पहचान है कि वर्तमान काल यदि हिंदी में है तो वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में है लगा होगा या हो लगा होगा या हूँ लगा होगा। है, हो, हूँ ये शब्द लगे होते हैं वर्तमान काल में। अगर ये शब्द आए हैं तो वर्तमान काल में होगा। फ्यूचर टेंस जो तीसरा होता, फ्यूचर टेंस में के वाक्य में गागी के अवश्य होगा। अगर फ्यूचर टेंस के वाक्य में गागी के नहीं है तो फ्यूचर टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस के वाक्य में है, हो, हूँ नहीं है तो प्रेजेंट टेंस नहीं बन सकता है। दूसरा होता पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल में बहुत से शब्द हो सकते हैं, था, थी, थे, या, ये या अन्य बहुत से शब्द हो सकते हैं। तो हमें ये केवल ये मोटी मोटी पहचान रखना चाहिए कि अगर सेंटेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या है से संबंधित कोई शब्द आया है तो उसमें वर्तमान काल होगा। और अंत में गागी गया आया है तो फ्यूचर टेंस होगा, भविष्यकाल होगा। ये नहीं आए हैं तो किस में जाएगा? भूतकाल में जाएगा। मान ली कहा जाए उसने एक पत्र लिखा, अब लिखा खा आ रहा है तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। उसने तुम्हारी सहायता की तो की आ रहा है तो पास्ट टेंस में जाएगा। अगर कहा जाए उसने तुम्हारी सहायता किया तो पास्ट टेंस है। लेकिन कहा जाए तो उसने तुम्हारी सहायता किया है, अंत में है आ गया तो पास्ट नहीं जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा। वो सेंटेंस जो है वर्तमान काल का माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेंस की 3 टेंस की पहचान हो गई। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। अंग्रेजी में सीखने के लिए प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात हर टेंस के 4 रूप होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है। इसका अर्थ समझ लीजिए, डेफिनिट माने निश्चित, डेफिनेटली माने निश्चित रूप से, इंडेफिनिट में अनिश्चित। यहाँ पर कार्य अनिश्चित होता है। कार्य कब हुआ है? अनिश्चित है तो वहाँ पर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर प्रेजेंट में हुआ है, अनिश्चित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर पास्ट टेंस पास्ट में हुआ है, इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा होता कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यू माने जारी रहना, जारी रखना या जारी रहना। जहाँ पर कार्य जारी हो, जारी रहे या जारी रखा जाए वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यू माने जारी रहना, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड तो कॉन्टिन्यूअस बनता है जारी रहना। डिसकंटिन्यू जारी न रहना, इसका अपोजिट बनता है परफेक्ट। परफेक्ट माने पूर्ण होता है, पूर्ण, पूरा। अर्थात जहाँ पर कार्य पूरा हो जाए तो वहाँ परफेक्ट टेंस होगा। जैसे वर्तमान काल में पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, भूतकाल में पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और भविष्य काल पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो परफेक्ट माने पूर्ण होता है। परफेक्ट से कई शब्द बनते हैं, परफेक्टली, परफेक्शन, इम्परफेक्ट। परफेक्ट माने पूर्ण, परफेक्टली पूर्ण रूप से, परफेक्शन में पूर्णता, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण। और अगला होता चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसमें कार्य जारी रहता है और कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के 4 रूप हो जाएंगे। इस प्रकार से 12 टेंस का अध्ययन करना होता है, 4 से 12 टेंस का अध्ययन करना होता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। आज तो हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे और एक नई प्रकार से डिटेल स्टडी का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि कम समय में अधिक समझाया जा सकता है। मेरे मन में ये विचार आया है कि इसमें दोनों को तुलनात्मक अध्ययन जब किया जाए तो बहुत कम समय में दोनों समझ में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के नियम लगभग एक ही हैं, बस केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। तो चलो हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ 2 कॉलम बना लिए हैं, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। पहचान देखते हैं सबसे पहले क्या पहचान होती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द होते हैं, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वो खाता है, वो पीता है, वो तुम्हारी सहायता करता है, हम लखनऊ जाते हैं, अर्थात क्रिया के अंत में। ध्यान रखेंगे क्रिया के अंत में है, सब वाक्य के अंत में नहीं। जैसे मान लीजिए वो छाता है, उसके पास एक छाता है, तो है तो आया है, ता है तो आया है, लेकिन उसके पास छाता नाउन है, छाता में नाउन के अंत में ता है आ रहा है, तो उसमें प्रेजेंट टेंस तो है, क्योंकि है आया इसलिए प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। प्रेजेंट टेंस है, ये मान लग जाएगा प्रेजेंट टेंस में, या हैव लग जाएगा, ही हैज एन अम्ब्रेला हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पहचान है कि क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि होना चाहिए। अब देखते पास्ट में देखते हैं जिन क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि अर्थात बहुत से शब्द आ सकते हैं। जैसे उसने अपना काम पूरा किया, या आया है, उसने तुम्हारी सहायता की, अब की में बड़ी मात्रा लगी हुई, की आया है, तो की में या की आ गया तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में जाएगा नहीं, उसके लिए है होना चाहिए। फ्यूचर में जाएगा नहीं, गागी ये होना चाहिए, तो पास्ट में रखोगे तो किस में रखोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अर्थात भूतकाल में कार्य अनिश्चित समय में हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा पहचान हो गया कि प्रेजेंट में वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये आदि शब्द होते हैं। तो ये तो पहचान हो गई, आप पहचान कर लेंगे। उसके बाद अनुवाद के नियम देखते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हम जो है इंडेफिनिट प्रेजेंट में और पास्ट में। तो अनुवाद के नियम के लिए सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जहाँ पर एक साधारण कथन होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पर कोई बात स्वीकार की जाती है। जैसे मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, तुम कक्षा में पढ़ते हो, तुम लखनऊ जाते हो, इस प्रकार से जो है, या उसने अपना काम किया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। अर्थात जिनमें नहीं ना लगा हो, नकारात्मक ना हो, नकारात्मक नहीं जो होना जरूरी है, प्रश्नवाचक शब्द ना लगा हो तो अफर्मेटिव में ही वो माना जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं अनुवाद जो है, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया प्रयोग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 क्रियाएं प्रयोग होती हैं, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, या उसमें यस या ईएस लगाकर प्रयोग होती है। क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगाकर के प्रयोग होती कब, जब एक वचनकर्ता हो, ही, सी, इट एवं अन्य वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस लगा करके प्रयोग करते हैं। तो ये मेन क्रिया हो गई। सहायक क्रिया अफर्मेटिव में कोई लगती नहीं है, सहायक क्रिया अफर्मेटिव में नहीं लगती है, केवल मेन क्रिया लगती है। मेन क्रिया क्या प्रयोग होगी, 2 क्रिया प्रयोग होती हैं, क्रिया की प्रथम अवस्था और क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस लगा करके 2 क्रिया प्रयोग होती हैं। तो जब एक वचनकर्ता होगा, ही, सी, इट या अन्य वचनकर्ता होगा, तो उसमें क्रिया प्रथम अवस्था में यस ईएस लगा करके प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचनकर्ता होगा, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वह,
ये सब बहुवचनकर्ता हैं। आई भी बहुवचन माना जाता है, इसमें बहुवचन की क्रिया ही लगती है, या अन्य कोई बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की प्रथमावस्था प्रयोग होती है। तो ये तो हो गई मेन क्रिया। मेन क्रिया क्या है? देखिए केवल मेन क्रिया और सहायक क्रिया माइंड में रखना है, बाकी सबके नियम एक ही चीज़ है, सबके नियम एक ही तरह हैं। तो देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन क्रिया होती है क्रिया की प्रथमावस्था या क्रिया की प्रथमावस्था में यस लगा करके प्रयोग करना। तो क्रिया प्रथमावस्था कहाँ प्रयोग करते हैं? मैं, हम, तुम, दे या अन्य एक बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया प्रथमावस्था लगाते हैं। और ही, सी, इट या अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथमावस्था में यस लगा करके प्रयोग करते हैं। जैसे गोज है, गो का गोज हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया प्रथमावस्था में यस लगा करके प्रयोग करते हैं। कहाँ यस लगता है, कहाँ यस लगता है? कुछ शब्द होते जैसे ओ है, अंत क्रिया के अंत में ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो उसमें यस लगेगा। तो इस प्रकार से कोई कठिन चीज़ नहीं है, उसको प्रैक्टिस से इसे मालूम हो जाता कहाँ पर क्या लगना चाहिए। मैंने बता दिया मोटा मोटा कि अगर अंत क्रिया के अंत में ओ आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो उसमें यस लगेगा, बाकी यस लगेगा, बाकी एस लगेगा। जैसे कम है तो कम्स हो जाएगा। अब हम पास्ट में देख लेते हैं। पास्ट में स्वीकारात्मक वाक्य में जो है प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की द्वितीय अवस्था प्रयोग होती है, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया प्रथम फर्स्ट फॉर्म में यस लगा कर प्रयोग करते हैं। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। अब सहायक क्रिया देखते हैं क्या लगती है। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में नहीं लगती। ध्यान रखें, अफर्मेटिव बात हो रही है। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कोई नहीं लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, तो इसलिए नील लिख दिया है। और टेंस में केवल यही दो टेंस हैं, 12 टेंसों में केवल यही दो टेंस हैं जिसमें कोई सहायक क्रिया, इस टेंस का अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, केवल मेन क्रिया ही लगती है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। सूत्र समझ लीजिए कैसे सेट करना है आपको। पहले कर्ता रखेंगे, उसके बाद क्रिया प्रथमावस्था यस लगा करके, या अगर एक वचन कर्ता होगा, यहाँ पर ही होगा, सी होगा, इट होगा, यानी राम, श्याम, इस प्रकार कोई कर्ता होगा, तो उसके साथ क्रिया प्रथमावस्था लगाएंगे यस लगा करके, जो गोज कम्स इस प्रकार लगेगा। या आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता साथ केवल क्रिया प्रथमावस्था प्रयोग करते हैं। फिर कर्म हो जाएगा, फिर अन्य शब्द हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। वह मैदान में क्रिकेट खेलता है तो हिंदी में पहले पहचानेंगे, वह करता है और खेलता है क्रिया है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है और अंत में क्रिया होती है। हिंदी वाक्य में खेलता है अंत में है, क्रिया है खेलना, और वह सबसे पहले सब्जेक्ट है, वह है। हाँ देखिए, तो मैंने बताया है कि एक हाँ सही आ रहा होगा, देख लीजिए। सही फोटो नहीं आ रहा है इसलिए सेट कर रहे हैं हम। हाँ देखिए, तो वह मैदान में खेलता है में वह जो है सब्जेक्ट हो गया, खेलता है क्रिया हो गई प्ले। क्या खेलता है? क्रिकेट, कर्म हो गया। क्या या किसको लगाने से कर्म मिलता है। देखिए, कर्ता सबसे पहले होता, क्रिया सबसे बाद में होती है, और कर्म जो है बीच में होता है। अंग्रेजी में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर क्रिया कर्ता क्रिया कर्म हो जाता है, कर्ता क्रिया कर्म और अन्य शब्द। हिंदी में पहले कर्ता होगा, फिर कर्म और कर्म, अन्य शब्द और कर्म होंगे, क्रिया बाद में होती है। तो देखते इसका बात करते हैं। जैसे वो मैदान में क्रिकेट खेलता है, पहले कर्ता हो जाएगा, वह ही हो गया। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगा कर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ही कर्ता एक वचन है, इसलिए प्लेज हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट,
वो खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। फिर कर्म आ जाएगा, पहले कर्ता हो जाएगा, फिर क्रिया हो जाएगी, फिर कर्म हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट, फिर अन्य शब्द हो जाएंगे इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। पास्ट में देखते हैं, पास्ट टेंस में वह मैदान में क्रिकेट खेलता था। पास्ट टेंस पहले कर्ता हो जाएगा, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिर कर्म हो जाएगा, फिर अन्य शब्द हो जाएगा। वह मैदान में क्रिकेट खेलता था। ही प्लेड, पहले कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया कर्ता, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, फिर कर्म क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट, फिर अन्य शब्द इन द फील्ड, वो मैदान में क्रिकेट खेलता था। ही प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता था। तो ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अन्य शब्द, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये इसी क्रम में रहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक सेंटेंस और देखते हैं। लड़के अपना काम पूरा करते हैं, लड़के अपना काम पूरा करते हैं। द बॉयज, अब द बॉयज देखो यहाँ बहुवचन करता है, अर्थात बहुवचन कर्ता या आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की प्रथमावस्था प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंटेंस में। फर्स्ट फॉर्म लग गया। अगर द बॉय होता यहाँ पर एक वचन कर्ता होता तो क्रिया की प्रथमावस्था में यस या यस लग जाता, यहाँ कंप्लीट था इसलिए एस लग जाता केवल। द बॉय कंप्लीट्स हिज वर्क हो जाता, लड़का अपना काम पूरा करता है। यहाँ पर लड़के अपना काम पूरा करते हैं, द बॉयज कंप्लीट दियर वर्क, तो इसमें कर्ता द बॉयज कर्ता हो गया, फिर क्रिया हो गई, मेन क्रिया हो गई फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म हो गया दियर वर्क, दियर वर्क कर्म इसमें अन्य शब्द है नहीं। द बॉयज कंप्लीट दियर वर्क, कर्म को ढूंढने के लिए कर्म है कि नहीं, तो उसके लिए आप केवल क्या या किसको लगा करके प्रश्न कर देंगे। जैसे कहा जाए लड़के क्या पूरा करते हैं, तो अपना काम उत्तर मिल जाएगा, दियर वर्क कर्म हो जाएगा। द बॉयज कंप्लीट दियर वर्क, लड़के अपना काम पूरा करते हैं। पास्ट इंटेंस में देखते हैं, लड़के अपना काम पूरा करते थे, द बॉयज कंप्लीटेड दियर वर्क, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगा अफर्मेटिव में, द बॉयज कंप्लीटेड दियर वर्क, लड़के अपना काम पूरा करते थे। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव में पहले कर्ता हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, फिर यस यस लगा कि क्या फर्स्ट फॉर्म लगेगी या केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर कर्म हो जाएगा, फिर अन्य शब्द हो जाएगा। पास्ट में केवल पहले कर्ता होगा, फिर सेकंड फॉर्म किया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, अर्थात प्रेजेंट से पास्ट सरल है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको देखना पड़ेगा एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तब उसके अनुसार जो है एक वचन करता होगा तो यस या यस लगा के क्रिया प्रथमावस्था लगाएंगे, अगर बहुवचन करता होगा तो क्रिया प्रथमावस्था लगाएंगे। पास्ट में चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, कर्ता प्लस क्रिया सेकंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, तो पास्ट सरल है। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव में अनुवाद करते हैं। चलिए देखते हैं अगला निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। किसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य? जहाँ पर बीच वाक्य के अंत में नहीं पाया जाए वो नकारात्मक वाक्य होगा, अर्थात कार्य के ना होने की ओर संकेत करता है। तो इसमें कैसे बनाते हैं नकारात्मक वाक्य में? जो है प्रेजेंट टेंस में मेन क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आपको हर टेंस में मेन क्रिया और सहायक क्रिया पहचानना है, और जिसमें सहायक क्रिया नहीं होती केवल दो टेंस में, अफर्मेटिव में केवल प्रेजेंट के और पास्ट में, बाकी तुमको सभी सेंटेंस में सहायक क्रिया मिल जाएगी। तो सब में जो है सहायक क्रिया पहचानना है, मेन क्रिया पहचानना कौन प्रयोग होती है। तो मेन क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है निगेटिव में, जो है प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। मेन क्रिया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ध्यान रखेंगे, सेकंड क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में होता है, दो जगह होता है, अफर्मेटिव में या नेवर के साथ निगेटिव में, बाकी इसका कहीं ग्रामर में प्रयोग ही नहीं सेकंड फॉर्म का। तो चीज़ ध्यान रखेंगे, अफर्मेटिव सेकंड लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, लेकिन निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों के निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म क्रिया लगती है, एक वचन क्रिया, मतलब क्रिया प्रथम रूप प्रथम अवस्था लगती है। सहायक क्रिया देखिए, सहायक क्रिया डू डज लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में डिड लगती है, अर्थात निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंटेंस में डू नॉट डज नॉट प्रयोग होता, पास्ट इंटेंस में डिड नॉट प्रयोग होता है। जहाँ पर प्रेजेंट में डू डज लगता वहाँ पास्ट में डिड लग जाता है।
अब देखिए यहाँ पर डू नॉट डज नॉट लगता है तो डज नॉट किसके साथ लगेगा, डू नॉट किसके साथ लगेगा। अगर एक वचन करता है तो डज नॉट लगेगा, बहुवचन आई है या बहुवचन करता है तो डू नॉट लगेगा। आई एवं बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन सब एक वचन करता है तो उनके साथ निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगेगा। आई है मैं, आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता को ही तो डू नॉट लगेगा। अब पास्ट टेंस में देखिए सबके साथ डिड नॉट लगता है, उसमें नहीं देखना कि एक वचन करता है कि सब बहुवचन करता है, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगेगा जो है। तो ये तो हो गई मेन क्रिया और सहायक क्रिया। हर टेंस की मेन क्रिया और सहायक क्रिया माइंड में रखना है, बाकी सब नियम एक ही तरह है। तो निगेटिव बनाने के लिए इसमें डू नॉट, डज नॉट सहायक क्रिया के रूप में लगता है और नॉट लगता ही है। पास्ट में डिड लगता है और नॉट लगता है। तो ये तो हो गई मेन क्रिया, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तो हो गया मेन क्रिया और सहायक क्रिया। अब कैसे वाक्य को सेट करेंगे, पहले कर्ता रखेंगे, फिर डू नॉट डज नॉट रखेंगे अर्थात डू डज रखेंगे कर्ता के अनुसार जो है। कर्ता एक वचन करता है तो डज रखेंगे, बहुवचन करता है तो डू रखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया प्रथमावस्था लगेगी, फिर कर्म लगेगा, फिर अन्य शब्द लगेगा। पास्ट में पहले कर्ता रखेंगे, फिर निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगेगा सबके साथ, सभी कर्ताओं के साथ जो है, फिर क्रिया प्रथमावस्था, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम लखनऊ में नहीं रहता है, राम लखनऊ में नहीं रहता, यहाँ नहीं शब्द आ गया अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले कर्ता रखेंगे, कर्ता हो गया राम, कर्ता हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया। फिर हमको डू नॉट या डज नॉट में से लगाना है, डूडल लगाना है। तो राम एक वचन करता इसलिए डल लग गया, फिर नॉट लगा दिया जो है, तो नॉट लग गया जो है। तो राम डज नॉट, फिर क्रिया प्रथमावस्था रहता है, रहना क्रिया मेन क्रिया है, रहना लिव, लिव मान रहना, तो लिव का फर्स्ट फॉर्म लिव होता है, लिव, लिव्ड, लिव्ड, तो फर्स्ट फॉर्म लिव होता है। राम डज नॉट लिव इन लखनऊ हो जाएगा, राम लखनऊ में नहीं रहता है। अगर कहा जाए राम लखनऊ में नहीं रहता था तो पास्ट इंटेंस हो गया, तो राम के साथ डिड नॉट लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगता है। राम डिड नॉट लिव इन लखनऊ, राम लखनऊ में नहीं रहता था। तो इस प्रकार से यहाँ डज नॉट हो गया, यहाँ डिड नॉट हो गया। मेन क्रिया इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है। तो राम लखनऊ में नहीं रहता है, राम डज नॉट लिव इन लखनऊ, राम लखनऊ में नहीं रहता था, राम डिड नॉट लिव इन लखनऊ। एक बहुवचन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह आम नहीं खाते हैं, तो वह कहेंगे दे हो गई, और नहीं खाते नहीं लगा हुआ है तो दे के साथ डू नॉट लगेगा। ही सी इट एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट, आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट। तो दे डू नॉट ईट द मैंगो, वह आम नहीं खाते हैं। पास्ट में उन्होंने आम नहीं खाया या वह आम नहीं खाते थे, तो उन्होंने कहेंगे दे हो गई, दे डिड नॉट लग गया नहीं के लिए जो है इसमें पास्ट टेंस में। दे डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, द मैंगो, दे डिड नॉट ईट द मैंगो, वह आम नहीं खाते थे या उन्होंने आम नहीं खाया। इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल जो है सहायक क्रिया का अंतर होता है। प्रेजेंट में डू डज लगता है, पास्ट में डिड लगता है, बाकी सब एक ही तरह लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में एक ही तरह लगते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है, फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है, नॉट इसमें लगेगा, नॉट इसमें लगेगा। फर्स्ट और डू नॉट इसमें डू डल लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में डिड लगता है, और कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आपको विशेष से ध्यान रखना है कभी नहीं वाला सेंटेंस। कभी नहीं का अंग्रेजी में नेवर, ये भी नेगेटिव माना जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं। इसका अपोजिट ऑलवेज होता हमेशा, नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा। ऑलवेज वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है और नेवर वाला कभी नहीं ये नेगेटिव होता है। तो नेवर वाला कैसे बनाएंगे, देखिए नेवर वाले में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम लागू होते हैं। नेवर वाले वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस नियम लागू होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कर्ता के साथ, देखिए इसमें कर्ता पहले कर्ता लगाया जाएगा, फिर नेवर लग जाएगा, फिर क्रिया की प्रथम अवस्था में अगर एक वचन करता है तो यस या यस लगा करके प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन करता है तो क्रिया प्रथम अवस्था प्रयोग करेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में, नेवर वाले में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में जहाँ पर नेवर शब्द प्रयोग होता है या कहीं कभी नहीं आया होगा, कभी नहीं के लिए नेवर प्रयोग करेंगे, वो इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी। नॉट के साथ जहाँ पर नॉट आया होगा वहाँ डू डज सहायक क्रिया लगेगी, लेकिन जहाँ पर नेवर आया होगा अर्थात कभी नहीं आया होगा, जहाँ पर नहीं आया होगा वहाँ डू डज लगेगा, और जहाँ कभी नहीं लगा आया होगा वहाँ पर सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो इसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं।
सीता अपना समय कभी नहीं बर्बाद करती है। सीता अपना समय कभी नहीं बर्बाद करते हैं, तो इसका सूत्र होगा, पहले कर्ता होगा सीता, फिर नेवर लग जाएगा, सीता नेवर। फिर सीता अगर देखेंगे कर्ता एक वचन बहुवचन, अगर एक वचन करता है तो यस या यस लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर एक वचन सीता है तो वेस्टेज हो जाएगा, सीता नेवर वेस्टेज हर टाइम। सीता अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती है। तो जहाँ पर नेवर प्रयोग होगा और एक वचन करता है तो क्रिया प्रथम यस या यस प्रयोग करके यस यस लगा करके प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे नेवर वह अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वह अपना समय बर्बाद नहीं करते, दे नेवर वेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए वहाँ सीता के साथ वेस्टेज है, अगर एक वचन करता है तो नेवर के साथ क्रिया प्रथमावस्था में यस या यस लगा देंगे, अगर बहुवचन करता है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे नेवर वेस्ट देयर टाइम, वह अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते हैं। पास्ट में देखते हैं, पास्ट में भी अफर्मेटिव के नियम लागू होते हैं, अर्थात इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिस प्रकार से अफर्मेटिव में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है मेन क्रिया, वैसे नेवर के साथ नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगती है। पहले कर्ता हो जाएगा, फिर नेवर हो जाएगा, फिर क्रिया सेकंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। सीता अपना समय कभी नहीं बर्बाद करती थी, या सीता ने अपना समय कभी बर्बाद नहीं किया, सीता नेवर वेस्टेड, सीता नेवर वेस्टेड हर टाइम, सीता ने अपना कभी समय बर्बाद नहीं किया। तो इस प्रकार से सबसे ध्यान रखना है आपको जो है कि नहीं के साथ, नेगेटिव में नहीं के साथ डू नॉट डज नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म क्रिया लगेगी, पास्ट में डिड नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म क्रिया लगेगी, लेकिन कभी नहीं के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में एक वचन क्रिया लगेगी, यस या यस लगा करके एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी, केवल नेवर लगा देंगे। पास्ट में बहुत आसान है, पास्ट में केवल नेवर प्रयोग कर देना है तुमको, और सेकंड फॉर्म प्रयोग करना जो है। सीता अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती थी, या दे नेवर वेस्टेड देयर टाइम, उन्होंने अपना समय कभी बर्बाद नहीं किया। तो नेवर के साथ जो है सहायक क्रिया नहीं लगती है। और ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होता है, पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में होता है, और नेवर के साथ नेगेटिव में होता है। इसका और कहीं ग्रामर में प्रयोग नहीं है, ना किसी टेंस में प्रयोग है, ना ग्रामर के किसी हिस्से में प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ माइंड में बैठा लेना है। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट टेंस में पास्ट दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू डज होती है, मेन क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, मेन क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अर्थात देखिए इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, दोनों में, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी जो है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी में अगर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से प्रारंभ होते हैं, अर्थात सेंटेंस में सबसे पहले, हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, और दूसरा हिंदी सेंटेंस में सब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि आता है। तो पहले क्या वाला देखते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे जो, अगर सेंटेंस के हिंदी की वाक्य में अगर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी कदाप नहीं लिखी जाती है। उसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया को कर्ता से पहले कर देते हैं, और सहायक क्रिया सब में दी होती है, सब में सहायक क्रिया होती है। जैसे प्रेजेंट की सहायक क्रिया डू डज होती है, पास्ट की डिड होती है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र में डू डज हो जाएगा कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन करता है तो डज हो जाएगा सबसे पहले, बहुवचन करता तो डू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, फिर क्रिया प्रथमावस्था होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पास्ट में देखिए, पास्ट में यहाँ डू डज होता, वहाँ डिड होता है, सब्जेक्ट सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड लगता ही है, और क्रिया फर्स्ट में होती है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होता है। अर्थात सूत्र सब एक ही तरह है, केवल सहायक क्रिया का अंतर है। प्रेजेंट और पास्ट में सहायक क्रिया का अंतर केवल है। प्रेजेंट में डू डज लगती है कर्ता के अनुसार, पास्ट में सबके साथ डिड लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह एक पत्र लिखता है। अब यहाँ देखो क्या आया हुआ है, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या आया हुआ है। तो क्या जब सेंटेंस वाक्य हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं,
क्या करेंगे इसमें, डू या डज में से लगाएंगे। तो डू डज लगाने के लिए पहले कर्ता देखेंगे कि एकवचन है कि बहुवचन है। कर्ता यहाँ वाह है तो एकवचन करता है तो डल लगाएंगे। उसके बाद कर्ता हो जाएगा, पहले डू डज में से एक हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया कर्ता ही, फिर क्रिया प्रथमावस्था राइट, फिर कर्म हो गया अ लेटर। डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। पास्ट में जहाँ पर डज लगाया वहाँ पर डिड कर दीजिए। क्या वह एक पत्र क्या उसने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले डिड हो जाएगा, सबसे पहले डिड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट हो गया ही, डिड ही, फिर फर्स्ट फॉर्म राइट, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, डिड ही राइट लेटर, ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले डिड हो जाएगा, फिर कर्ता हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्रिया प्रथमावस्था, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया। अन्य शब्द इसमें है नहीं कोई। डिड ही राइट लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। अब तो ये पहला नियम हो गया। तो ये नियम ध्यान रखना है कि यदि वाक्य हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी कदाप नहीं लिखते हैं और उसमें सहायक क्रिया कर्ता से पहले कर देते, लगा देते हैं, बस इतना करते, चाहे जो भी टेंस हो, शॉर्ट टेंस का ही नियम है। और इसका उत्तर हाँ नहीं में होता है, जिससे क्या लगा कि जब प्रश्न किया जाएगा तो उसका उत्तर यस नो में होगा। तो ये पहला नियम हो गया इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव दूसरा नियम देखिए, यदि क्या कब कैसे कहाँ क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, अर्थात ये शब्द वाक्य के बीच में आए होंगे तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा, फिर सहायक प्रेजेंट इंटेंस में डू डल लगेगा, डू या डज में से एक लगेगा। अगर एक वचन करता होगा तो डल लगेगा, बहुवचन करता होगा तो डू लगेगा, फिर कर्ता लगेगा। कर्ता तीसरे स्थान पर चला जाएगा तुम्हें, फिर कर्ता लगेगा, फिर क्रिया प्रथमावस्था, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लगेगा। पास्ट में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, फिर डिड लगेगा, इसमें डू डल लगेगा, इसमें डिड लगेगा, फिर कर्ता हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्रिया प्रथमावस्था, फिर कर्म एवं अन्य शब्द लगेंगे। अब देखते एग्जाम्पल, आप प्रातःकाल क्या खाते हो। आप प्रातःकाल क्या खाते हो, यहाँ पर देखो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है। अगर क्या शब्द वाक्य के पहले आता तो उसकी अंग्रेजी ना लिखी जाती, केवल डू डज को पहले कर देते, कर्ता बाद में कर देते। इसमें क्या शब्द वाक्य के पहले बीच में आया है, इसलिए आप प्रातःकाल क्या खाते हो, इसका उत्तर यस नो में नहीं होगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा क्या खाते हो, प्रातःकाल क्या खाते हो, दाल चावल रोटी क्या खाते, बताना पड़ेगा, जो इसके उत्तर विस्तार में होगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, पाठ हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया लग जाएगी डू डज में से। अब डू डज क्या लगेगा, यू करता है तो सहायक क्रिया डू लग जाएगी। व्हाट डू, फिर करता होगा यू, फिर क्रिया प्रथमावस्था ईट। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल, तुम प्रातःकाल क्या खाते हो या आप प्रातःकाल क्या खाते हो, ये हो गया। पास्ट में आपने प्रातःकाल क्या खाया, आपने प्रातःकाल क्या खाया, अंत में या आया है अर्थात पास्ट इंटेंस है। क्या आया है तो क्या जो है इंट्रोगेटिव है, वाक्य बीच में आया तो दूसरी प्रकार का इंट्रोगेटिव है। तो क्या शब्द वाक्य बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखोगे, फिर सहायक क्रिया डिड लगाओगे, फिर कर्ता हो जाए यू, फिर क्रिया प्रथमावस्था ईट, फिर इन द मॉर्निंग। व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल आपने प्रातःकाल क्या खाया या क्या खाया था या क्या खाते थे, सबका एक ही बात होगा। व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, आपने प्रातःकाल क्या खाया था या क्या खाया। तो इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया प्रेजेंट में डू डल लगाएंगे, पास्ट में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म दोनों में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। अर्थात फार्मूला सबका एक ही है, केवल सहायक क्रिया बदलती हैं। प्रेजेंट और पास्ट में सहायक क्रिया अलग अलग होती है। अब देखिए आखिर बचता है प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट या नेवर का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होता है। देखिए नॉट या नेवर का स्थान अपना निश्चित है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है और इंट्रोगेटिव में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगता है। जैसे देखिए वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है, प्रेजेंट में वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है, पास्ट में उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं किया या वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता था। ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, ये पास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, उसके अंग्रेजी लिख देंगे, वाई हो गया। फिर प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है, चाहे जो भी टेंस होगा। प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया आएगी तभी प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया नहीं आ रही है तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनेगा। बिना सहायक क्रिया के प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनता है। और तो यहाँ पर वाई हो गया। फिर सहायक क्रिया देखिए, कर्ता तुम्हारा ही है, वो है,
तो वो के साथ सहायक क्रिया डल लगती है, व्हाई डज, फिर कर्ता ही हो गया। अब नाट लगना है तो नाट नेवर लगे, तुरंत कर्ता के तुरंत बाद लगेगा, इसका स्थान निश्चित है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाट या नेवर का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होता है। व्हाई डज ही नॉट हेल्प यू, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं, वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। व्हाई डज ही नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। पास्ट में हो जाएगा, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं किया, व्हाई। अब यहाँ सहायक क्रिया डिड लगता है तो डिड हो गया, फिर कर्ता हो गया, फिर कर्ता तुरंत बाद नॉट हो गया। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प यू, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले क्यों केंद्रीय हो गई व्हाई, फिर सहायक क्रिया लगेगी, वो प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया लगती है, व्हाई डिड होगा, फिर कर्ता ही हो गया, फिर नॉट लग जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। व्हाई डिड ही नॉट हेल्प यू, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं किया, या वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता था। तो देखते हैं हम, केवल जिसमें डू डल लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में डिड लगता है, शेष नियम एक ही तरह ही है। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम जो है, जैसे वह लड़के अपना काम समय से क्यों नहीं पूरा करते हैं। वह लड़के अपना काम समय से क्यों नहीं पूरा करते हैं। पहले कोई भी सेंटेंस हम बात के लिए करने के लिए आएगा तो उसमें मेन क्रिया देखेंगे कि अंत में आया क्या है। जैसे करते हैं आया है, ते हैं आ गया, अर्थात प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट इनहेरिटेंस हो गया। अब देखेंगे सेंटेंस कौन है ये, पहले टेंस पहचान कर लिया आपने, करते हैं आ गया, नहीं तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचान हो गई आपकी, टेंस पहचान हो गई। फिर सेंटेंस पहचानेंगे आप, सेंटेंस क्या देखिए कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। देखिए वह लड़के अपना काम समय से क्यों आया हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी आया हुआ है अर्थात निगेटिव भी है, अर्थात इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव बोलते हैं। तो उसमें क्यों वाला अनुवाद करेंगे, और नहीं लगा हुआ है तो कर्ता तुरंत नॉट लग जाएगा। तो क्यों सबसे पहले क्यों केंद्रीय हो जाएगी, व्हाई ये प्रश्नवाचक शब्द लगता है तुरंत उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया वह आया है, मेन कर्ता वह आया पर है, दे आया है तो उसके सहायक क्रिया डू लगती है, व्हाई डू दे। अब दे के तुरंत बाद नाट लग जाएगा, कर्ता के तुरंत बाद। अगर प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी है तो नाट का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होता है, इसको रट लेना बार बार हर सेंटेंस में, हर टेंस में। व्हाई डू दे नॉट, फिर कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, व्हाई डू दे नॉट कंप्लीट, क्या नहीं पूरा करते हैं, दियर वर्क अपना काम, इन टाइम माने समय से। तो ये हो जाएगा व्हाई डू दे नॉट कंप्लीट दियर वर्क इन टाइम, वह अपना काम समय से क्यों नहीं पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से पहले क्या अंग्रेजी हो जाएगा प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर सहायक क्रिया हो जाएगी, फिर कर्ता हो जाएगा, फिर अगर नहीं आ रहा तो नॉट लग जाएगा, या कभी नहीं आ रहा तो नेवर लग जाएगा जो है, फिर क्रिया प्रथमावस्था, फिर कर्म, फिर अन्य सब लग जाएगा। आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, माली बगीचे में प्रतिदिन फूल क्यों नहीं तोड़ता था। अब पहले सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस निकालने क्या है, ता था, अर्थात पास्ट इनहेरिटेंस है। अगर ता है आता तो प्रेजेंट इनहेरिटेंस था, ता था आया है तो पास्ट इनहेरिटेंस हो गया जो है। अब पास्ट इनहेरिटेंस माइंड में आ रहा तो आपके माइंड में सहायक क्रिया पहले आनी चाहिए, डिड आता है। जैसे प्रेजेंट में डूडज होता सहायक क्रिया, पास्ट में डिड सहायक क्रिया हो जाएगी। तो और देखिए कैसा सेंटेंस है, यहाँ पर क्यों भी आया नहीं भी आया है, अर्थात इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगती है, पास्ट इंटेंस में डिड लग गया, फिर कर्ता हो जाएगा द गार्डनर, व्हाई डिड द गार्डनर, क्योंकि कर्ता जो काम करने वाला होता, माली काम करने वाला है, व्हाई डिड द गार्डनर, फिर नाट लग जाएगा तुरंत, कर्ता के तुरंत बाद नाट लग जाएगा, फिर क्रिया प्रथमावस्था फर्स्ट फॉर्म, फिर का कर्म हो जाएगा, फिर अन्य शब्द हो जाएगा। व्हाई डिड द गार्डनर नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, माली बगीचे में प्रतिदिन फूल क्यों नहीं तोड़ता था। यहाँ पर प्रतिदिन कहने फूल गए हैं लिखने के लिए तो यहाँ डेली कर दीजिए, डेली से लास्ट में लगेगा DAILY, डेली में प्रतिदिन या पर डे में प्रतिदिन होता है। तो टाइम सबसे बाद में लगता है, देखिए कर्ता क्रिया कर्म ये पहले हो जाएंगे, उसके बाद अन्य शब्द होंगे, अन्य शब्द में टाइम सबसे बाद लगेगा जो है। तो यह हो जाएगा व्हाई डिड द गार्डनर नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन डेली, माली प्रतिदिन बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ता था।
तो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये समझ में आ जाएगा तो और टेंस समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा सहायक क्रिया लगती हैं। प्रेजेंट बेसिस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट ड्यूटल लगता है, पास्ट ड्यूटल लगता है, और क्रियाएं इसमें कहीं एक वचन लगती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट में कहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं एस लग जाता है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये दोनों टेंस में अगर सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। बाकी सब और जितने टेंस हैं उसमें मेन क्रिया और सहायक क्रिया निश्चित होती है, उसमें ज़्यादा कठिन नहीं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये समझ में आ जाएगा तो आपके और सब टेंस समझ में आ जाएंगे। तो बस ठीक है, इतना ही। आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके कर लेंगे, करके देख लेंगे, स्वतः जो है ये आपको तैयार हो जाएगा। और जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ग्रामर की और चीज़ें जो कठिन चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरमीडिएट में सिंटेक्स होता है, एक्टिव पैसिव होता है, ये कोई चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये ग्रामर की कुंजी कहा जाता है, इसलिए टेंस को जो है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए करेंगे, इसका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।